प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th साइंस में कंप्लीट केमिस्ट्री के जो आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी जो केमिस्ट्री है वो आपके साइंस के पेपर में 25 नंबर की आने वाली है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो केमिस्ट्री के जो 25 नंबर हैं वो आज के इस वीडियो से आप पक्का कर सकते हैं। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना नहीं होगा। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स है और जो बायोलॉजी है, कंप्लीट बायोलॉजी और कंप्लीट फिजिक्स के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, उनके वीडियोज है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। तो उन सभी वीडियोज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप कंप्लीट बायोलॉजी और कंप्लीट फिजिक्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर राजस्थान बोर्ड क्लास 10th साइंस कंप्लीट केमिस्ट्री के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके साइंस के पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं, 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसका एक उदाहरण दीजिए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, उसका आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, उसका आपको एक उदाहरण देना है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण आप देख सकते हैं, इसका आंसर है वो आप देख सकते हैं ZnO+C यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, और उसके बाद में तीर का निशान Zn+CO। इसके अलावा भी आप अन्य जो अदर एग्जाम्पल है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है कि मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। तो मीथेन के दहन का संतुलित समीकरण आपको लिखना है। तो मीथेन का फार्मूला होता है आपके CH4 ओके प्लस 2O2 और तीर का निशान CO2 प्लस 2H2। तो ये रासायनिक समीकरण है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान है वो कितना होता है। और ये क्वेश्चंस मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार किए हैं, और जो आपके अति लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, इनमें भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके लघुत्रात्मक हैं, दीर्घुत्रात्मक हैं, निम्नात्मक हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का जो मान है वो कितना होता है। तो उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है, 7 होता है। और अम्लीय प्रकृति के लिए क्या होता है, 7 से कम होता है। और उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है, 7 से अधिक। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि चिंटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो चिंटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का जो नाम है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथेनोइक अम्ल, और इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो चिंटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि सोडियम, क्लोरीन और सिलिकॉन, इन तीनों में से कौन सी उपधातु है। उपधातु का नाम आपको बताना है। तो सोडियम, क्लोरीन और सिलिकॉन, इन तीनों में कौन सी उपधातु है। तो उस उपधातु का नाम क्या है, उस उपधातु का नाम है प्यारे बच्चों सिलिकॉन। और सिलिकॉन का जो प्रतीक है वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है, SI। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि पित्तल किन 2 धातुओं की मिश्र धातु है। यानी पित्तल है वो एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातु क्या होती है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को। तो पित्तल है वो कौन सी 2 धातुओं की मिश्र धातु है। तो कौन सी वो 2 धातुएं हैं, एक तो है आपके तांबा और एक है आपके जस्ता। तो तांबा और जस्ता की ये मिश्र धातु है।
तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें एक तो सीएनजी का पूरा नाम आपको लिखना है और इसके प्रमुख घटक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का पूरा नाम आप देख सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और सीएनजी का जो प्रमुख घटक है वो कौन होता है? तो सीएनजी का प्रमुख घटक होता है मेथेन। सीएनजी का प्रमुख घटक कौन होता है? मेथेन। और इसका फार्मूला होता है CH4। और इसमें एक आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनानी है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मेथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपको बनानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो इसकी जो डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद करके जाना है। सहसंयोजी बंध क्या होता है कि दो परमाणुओं के बीच, यानी कोई भी दो परमाणु हैं, उन दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाला जो बंध है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि साबुन के अणु की संरचना बनाइए। तो साबुन है उसका एक अणु है, उस अणु की जो संरचना है वो इस प्रकार से आपको बनानी है। इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक चेन बनानी है, एक श्रृंखला बनानी है। तो ये है आपके लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, जिसको ऑयल सोल्यूबल भी आप कह सकते हैं। और ये आपके क्या है? शॉर्ट आयोनिक पार्ट है, जिसको वाटर सोल्यूबल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि साबुन व अपमार्जक में कोई एक अंतर लिखिए। तो साबुन और अपमार्जक में आपको एक अंतर लिखना है। तो साबुन क्या है? साबुन है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक की हम बात करें तो अपमार्जक है वो कठोर जल में झाग है वो देता है। ये आपको याद रखना है। यानी साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है और अपमार्जक है वो कठोर जल में झाग देता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो कोई भी दो संश्लेषित सूचक है उनके आपको नाम लिखने हैं। तो एक तो है आपके मेथिल ऑरेंज और दूसरा है आपके फिनोल्फ्थेलिन। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो संतरे और नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ये आपको याद रखना है कि संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि स्वाद के आधार पर, यानी स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में आपको अंतर लिखना है। अम्ल और क्षार में जो डिफरेंस आपको बताना है, जो अंतर आपको बताना है, वो किसके आधार पर बताना है? स्वाद के आधार पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अम्लों का जो स्वाद है वो कैसा होता है? अम्ल हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जबकि क्षारक हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि दंत अक्षय का कारण लिखिए। तो दंत अक्षय है उसका आपको कारण लिखना है, उसका रीजन बताना है। तो मुंह के पीएच का मान, यानी मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर जो दंत अक्षय है वो शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो ये कारण है, इसका ये रीजन है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। और दूसरा दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए। यानी ये जो रासायनिक समीकरण है इसको आपको पूरा करना है। तो इसमें देखिए Zn और प्लस CuSO4। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों आपके ZnSO4 आएगा। क्या आएगा? आपके ZnSO4। ओके, यानी जिंक सल्फेट आपके यहाँ पर ए जो यौगिक है उसका नाम क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। उसके बाद में है Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपके BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो A है इसकी जगह क्या आएगा? BaSO4। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उन दोनों में डिफरेंस आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया है, उसमें आपको अंतर लिखना है। तो एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक आपके रेड्यूशन रिएक्शन है। दोनों में आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है और इसकी जल के साथ अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो भी आपको लिखनी है। तो इसमें देखिए, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको याद करना है और एक जल के साथ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ रासायनिक जो अभिक्रिया है उसका समीकरण भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है कि पीएच स्केल क्या है, यानी पीएच स्केल की परिभाषा आपको याद रखनी है और अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा की परिभाषा याद करनी है और अम्लीय वर्षा है उसके कुप्रभाव भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो सक्रियता श्रेणी है उसकी परिभाषा लिखनी है और इसकी एक उपयोगिता है वो भी आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि गैंग व एनोड पंख को परिभाषित कीजिए। तो एक तो गैंग होता है और दूसरा आपके एनोड पंख, इन दोनों की जो डेफिनेशन है, इन दोनों की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। और क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है आपके कि सोने की शुद्धता है वो किस में मापी जाती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोने की जो शुद्धता है वो किस में मापी जाती है और शुद्ध सोने के जो आभूषण है वो क्यों नहीं बनाए जाते। तो शुद्ध सोने के आभूषण है वो हम क्यों नहीं बना सकते, उसका क्या कारण है, उसका क्या रीजन है, वो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भर्जन और निस्तापन को समझाइए। तो भर्जन और निस्तापन इनको आपको समझाना है। अब देखिए, एक तो भर्जन है और दूसरा आपके निस्तापन है। तो इसमें आपको याद क्या करना है, एक तो भर्जन और निस्तापन दोनों की जो डेफिनेशन है, दोनों की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है और इसकी एक एक रासायनिक जो अभिक्रिया है वो आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा याद करनी है और कोई भी 2 उदाहरण आप याद कर सकते हैं, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको केवल 2 उदाहरण हैं वो तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संकलन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें भी देखिए, संकलन अभिक्रिया एक तो और दूसरी आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों की आपको परिभाषा याद करनी है, साथ में एक एक एग्जाम्पल आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे रखा है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया है वो आपको याद करनी है और इसके निर्माण की जो विधि है वो और रासायनिक समीकरण है वो भी आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 27 दे रखा है आपके अपचयन और उपचयन, यानी अपचयन और उपचयन। तो एक तो अपचयन है, दूसरा आपके उपचयन है यानी ऑक्सीकरण है। तो दोनों अभिक्रिया हैं, दोनों अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अब इसमें आपको करना क्या है, एक तो अपचयन अभिक्रिया है और दूसरी उपचयन अभिक्रिया, दोनों की डेफिनेशन है, दोनों की परिभाषा याद करनी है और इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है, तन्यता को परिभाषित कीजिए, यानी तन्यता की जो परिभाषा है वो आपको लिखनी है और सबसे अधिक तन्य धातु का आपको नाम बताना है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है वो आपको, इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। और क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। तो जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र है, जो डायग्राम है वो आपको बनाना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है आपके कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली जो क्रिया है उससे निकलने वाली गैस का नाम लिखिए। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH। ओके, अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, Zn के साथ, यानी जो जस्ता है जिंक है उसके साथ करनी है। तो दोनों की जब हम रिएक्शन करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस निकलेगी, उस गैस का नाम लिखना है और अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो भी आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है आपके कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दे रखा है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो पीने वाला जो जल होता है, जो पानी होता है, उसको अगर हम जीवाणुओं से मुक्त करेंगे तो जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस यौगिक का उपयोग करेंगे। और दूसरा है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखना है और निर्जलीकरण का नाम भी लिखना है। तो निर्जलीकरण का नाम है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल।
और क्वेश्चन नंबर 33 है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण देकर समझाइए। तो एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोनों की आपको डेफिनेशन याद करनी है, परिभाषा याद करनी है और जो एग्जाम्पल हैं वो भी आपको याद करने हैं। तो प्यारे बच्चों, टोटल 33 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री के आपको बताए हैं और अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। इनके अलावा आपको पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।